स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आप में से काफी लोगों ने संसद में क्या किस प्रकार से कार्रवाई होती है वो प्रत्यक्ष तो नहीं देखी होगी, हाँ टीवी पर जरूर देखी होगी। तो आज ये कार्रवाई हमारे युवा सांसद बने विद्यार्थी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला के विद्यार्थियों ने ये कार्रवाई आज साक्षात दिखाई। पूरी कार्रवाई सदन में प्रवेश से लेकर बाहर पत्रकार किस प्रकार उनको घेरते हैं, बातचीत करते हैं और सदन में किस प्रकार से नोक-झोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष की होती है, किस प्रकार से वहां पर कानून बनते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है, नए सदस्य किस प्रकार से शपथ ग्रहण करते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस प्रकार से रखा जाता है और भी अनेकों विषय जो है जो संसद में किए जाते हैं, वो सभी विषय जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला के विद्यार्थियों द्वारा आज युवा संसद की एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपने विद्यालय के प्रांगण में युवा संसद बनाकर जो है वो प्रस्तुत किए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से विद्यार्थियों ने युवा संसद के अंदर युवा सांसद बनकर अपनी इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आइए युवा सांसदों की कार्रवाई को हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं। रुकिए विपक्षी नेता जी, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी पूछिए। माननीय जानकारी मिली है कि आज आप सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, क्या है सच है? कृपया जानकारी दीजिए। जी हाँ, ये सच है। आज हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं क्योंकि पूर्ण बहुमत से बनी है सरकार विश्वास पूरी तरह से हो चुकी है। नेता विपक्ष जी, यदि आपके अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाती है तो क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? कृपया बताइए। सरकार गिर जाती नहीं बल्कि गिरेगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो मुंह पर ला देकर उसके शर्म जाती है, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाई उसकी। माननीय मंत्री जी, आज विपक्ष नेता द्वारा आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? हमें कोई परवाह नहीं है, हमारी संख्या पूरी है, हम जनता के विश्वास पर खड़े हुए, कृपया आप चिंता ना करें। माननीय मंत्री जी, क्या आपकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव माननीय मंत्री जी, क्या आपकी सरकार में बहुमत है? क्या अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा? हमारी सरकार पूरी तरह से बहुमत में है, आप चिंता ना करें। ये सरकार, हमारी सरकार गिर नहीं सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकते हैं। सहयोग से सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलेगी तथा हम देश के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकेंगे। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ की जाएगी। राष्ट्रगीत के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोषना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब नवनिर्वाचित युवा सांसदों को शपथ दिलाई जाए। ऑन कर लो बेटे इसको। जी अध्यक्ष जी, रोहतक से नवनिर्वाचित सांसद धर्मवीर को युवा सांसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे? छेड़ा माना। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? हिंदी भाषा में। मैं धर्मवीर, जो युवा सांसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश के प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य और श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। जल्दी 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 जल्दी।
हिसार से नवनिर्वाचित सांसद धर्मवीर को कुमारी को मन्ना को युवा संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदय, आप सब ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मैं इंग्लिश भाषा में शपथ लूंगी। I, Manna Sharma, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God, ceremony affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, and by law establish that I will uphold the sanctity and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. ऑफ कर लो। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अध्यक्ष। आप चलिए माइक। माननीय सदस्यगण, क्योंकि आज हम 3 महीने के बाद मिल रहे हैं, मेरा यह दुग्ध कर्तव्य है कि मैं सदन को श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन की सूचना दूं। श्री मुलायम सिंह जी का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ। वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो हमारे देश के रक्षा मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। श्री मुलायम सिंह जी यादव एक बहुत ही नेक और कुशल योद्धा थे। मैं उनके निधन पर दुख प्रकट करती हूँ तथा उनको अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुलायम सिंह यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे एक बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने देश के विकास में अपना बहुत योगदान दिया और वे एक संघर्षशील व्यक्ति थे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नेता विपक्ष मुस्कान। श्रीमान जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके साथ हमने काफी समय तक काम भी किया। उनके निधन से हमारे सदन को बहुत नुकसान हुआ है। वे किसानों के लिए आवाज उठाते थे। वे हमारे देश के रक्षा मंत्री बने और हमारे देश की आवाज बने, इसलिए मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सम्मानित सभासदों, मुझे सभी सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। अब आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। महासचिव जी समस्त परिवार को, शोक संतप्त परिवार को संवेदना भेजेंगे। सम्मानित सभासदों, मुझे यह शुभ समाचार देते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए भारत देश का पदक तालिका में 4था स्थान प्राप्त करके भारत देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 61 पदक जीते हैं। भारत देश ने अब तक के 4 राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदक जीते हैं। मैं पूरी सदन की तरफ से विजेता खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों व अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों ने अत्यधिक देश का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें पूरी देश की तरफ से बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि वे भविष्य में इससे भी अच्छा प्रदर्शन करें। धन्यवाद। नेता विपक्ष मुस्कान। मैं भी पूरे विपक्ष की तरफ से विजेता खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे रक्षा मंत्री हरप्रीत कौर
और गृह मंत्री नवजोत सिंह और कृषि मंत्री बलजिंदर कौर। होता है। प्रश्न संख्या 101 नेता विपक्ष मुस्कान। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न माननीय रक्षा मंत्री जी से है। अभी हाल ही में कुछ टीवी चैनलों पर न्यूज प्रसारित हुई है कि चीनी सैनिकों ने सियाचिन लद्दाख बॉर्डर पर भारत देश के कुछ भाग पर कब्जा किया हुआ है। यदि यह बात सही है तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है? माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों सियासी लद्दाख पर चीनी सैनिकों ने देश के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर भारतीय सैनिकों ने उनके छक्के छुड़ा दिए और उनके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत चीन के राष्ट्रपति से बात की, उन्हें फोन मिला और कहा कि ये दर्ज कार्रवाई करे। चीन आगे से ऐसी कोई कार्रवाई ना करे, हम इस बारे में रणनीति बना रहे हैं। वैसे तो चीन ऐसा करेगी नहीं, अगर फिर भी चीन ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा, हम उसकी आंख फोड़ देंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप बस रणनीति बनाते रह जाएंगे और चीन हमारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठ जाएगा। पहले भी चीन ने न जाने कितनी बार हमारी जमीन पर कब्जा जमाया है और आज भी हमारी 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन के कब्जे में है और वो तो भारत सरकार द्वारा छुड़वाई नहीं गई है। और चीन पर और आप बस रणनीति बनाते रह जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के समय काल से ही चीन प्राय हमारी जमीन पर कब्जा जमा है, लेकिन हमारी सरकार नाम भरोसे नहीं है। हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत कर रही है। मैं सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि चीन से एक एक टुकड़ा वसूल लेंगे अपनी चीन से। प्रश्न संख्या 102 कुमारी जैनब। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि देश के काफी बड़े हिस्सों में इन दिनों बाढ़ का प्रकोप जारी है, फसलें तबाह हो गई है, किसान भूखमरी की कगार पर है, किसानों की हालत खस्ता हो रही है, खाने के लाले पड़ गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनकी सरकार प्रभावित किसानों के लिए क्या कदम उठा रही है? सही है कि हमारे देश के कुछ इलाकों में बाढ़ के पानी से फसलें तबाह हो गई है और खेत बह गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार चुप नहीं बैठी है। प्रभावित किसानों की तबाह हुई फसलों का आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और किसानों को जल्द ही इसका मुआवजा भी मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, हमने प्रदेश सरकारों को निर्देश दे दिए हैं कि प्रभावित किसानों में अनाज निःशुल्क प्रदान किया जाए ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत न आए। क्या 103 कुमारी नविता। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत में बांग्लादेश घुसपैठियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। ये घुसपैठिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इसके द्वारा 2 बड़े पैमाने पर लूटमार व आगजनी की घटनाएं की जा रही हैं। सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण बांग्लादेश से 1000 लोग अवैध देश के नागरिक अलग अलग जगह अवैध कब्जे कर रहे हैं, मगर सरकार चुप है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या कदम उठा रहे हैं या फिर सरकार राम भरोसे बैठ गई है? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य का यह कथन सरकार चुप है, सरकार राम भरोसे है, सही नहीं है। हमारी सरकार ऐसे लोगों पर नजर रखे हुए है जो लोग घुसपैठ करके भारत आए हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, उनके द्वारा किए गए अवैध कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, कोई स्थायी समाधान कीजिए। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों ने भारत में एक मिनी पाकिस्तान बना लिया है, जिसमें देश की एकता अखंडता काफी खतरा पैदा हो गया है। सेम। ऐसे लोग अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र भी बनवा चुके हैं। आप कोई ठोस कदम उठाएं। अरे इनकी सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? इनको तो उन लोगों के रूप में वोट बैंक नजर आता है, इनको देश की चिंता नहीं है। आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं, ऐसी दबदबा वाली नहीं चलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, जब केंद्र में इनकी सरकार थी तभी वो लोग भारत आए थे और इनकी सरकार ने उन्हें शरण दी, उनके आधार कार्ड बनाए, वोटर कार्ड बनाए। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो उल्टा भी हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपसे सुपारी नहीं जा रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। प्रश्न संख्या 104 नेता विपक्ष मुस्कान। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आज भी कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है? उन्हें
सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कश्मीर में रहने वाला पंडित आज भी हजारों की संख्या में देश में उजड़ कर आए देश के अन्य भागों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो कभी के जमाने में राजा हुआ करते थे वो भुखमरी की कगार पे आ गए हैं और भीख मांग मांग कर खाना खा रहे हैं। सरकार उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है और उन्हें कश्मीर में क्यों नहीं बसाया जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, समाजी सभी ने जो मुद्दे उठाए हैं वह बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं, परंतु पिछली सरकारों की गलतियों के कारण से कई कश्मीरी पंडितों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हमारी सरकार इस मुद्दे को बड़ी ही गंभीर रूप से ले रही है और कई कश्मीरी पंडितों को यौनवाद एवं सम्मानपूर्वक कश्मीर में बसाया जा रहा है। परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस मुद्दे को लेकर बड़ी ही गंभीर रूप से इस मुद्दे की जाँच कर रही है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 विपक्षी तमन्ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि भारतीय वायुसेना में वर्षों से शामिल युद्ध विमान MiG-21 की सेवाएं कब खत्म की जा रही है? ये विमान आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और हमारे युवा पायलट काल का ग्रास बन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब अमेरिका, रूस, फ्रांस ने भी इन युद्ध विमान MiG-21 की सेवाएं अपनी वायुसेना से हटा ली है, तो ये विमान अब तक भारतीय वायुसेना में क्या कर रहे हैं? इनकी तकनीक अब पुरानी हो गई है, ये आसमान में उड़ने लायक नहीं रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि MiG-21 की सेवाएं हम जल्द ही समाप्त कर रहे हैं। MiG-21 से हमारे अनेक युवा पायलट शहीद हुए हैं, जिसका हमें बेहद अफसोस है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपने तो कह दिया कि हमें अफसोस है, मगर उन माताओं का क्या जिन्होंने अपना पुत्र खोया है? उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपना पिता खोया है? और उन भाई बहनों का क्या जिन्होंने अपनी भाई बहन खोए हैं? और उन सुहागन स्त्रियों का क्या जिन्होंने अपना सुहाग खोया है? उनसे पूछिए उनका दर्द। आपके विमान के गलत निर्णयों के कारण ये विमान उड़ते रहे, दुर्घटनाग्रस्त होते रहे, हमारे युवा पायलट बेमौत मरते रहे। मैं मानती हूँ कि MiG-21 की सेवाएं हमें बहुत पहले बंद कर देनी चाहिए। क्या हमें नहीं पता वो किसी का पति था? क्या हमें नहीं पता वो किसी का भाई था? क्या हमें नहीं पता वो किसी का पिता था? आपकी बताने से ज्यादा पता लगेगा। अरे कोई कारण थे जिनसे हम ऐसा नहीं कर सके और किन कारणों से हम ऐसा नहीं कर सके, इसकी हम जांच करा रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप बस जांच करते रहिए, मगर इन दुर्घटनाओं में जो हमारे युवा पायलट जा चुके हैं वो तो अब वापस नहीं आएंगे। ये भारत सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है। प्रश्न संख्या 106 नेता विपक्ष मुस्कान। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इनकी सरकार महंगाई पर कब काबू पाएगी? महंगाई आसमान को छू रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने चुनाव के समय जनता के बीच वायदा किया था कि आप महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाएंगे, लेकिन काबू पाना तो दूर, उल्टा महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले हाथ में पैसे लेकर और थैला लेकर जाते थे तो थैला भरकर सामान का आता था, लेकिन अब थैला भरकर पैसों का लेकर जाते हैं और मुट्ठी भर सामान आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कब महंगाई पर काबू पाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमें महंगाई विरासत में मिली है। पिछली सरकारी गलतियों के कारण से महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा है, मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने में काफी हद तक महंगाई पर काबू पाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले काल में तो आपसे महंगाई पर काबू पाया नहीं गया, अब आपके पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई जिसे आप घुमा देंगे और महंगाई आपके काबू में आ जाएगी? जरा बताइए तो। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई जादू की छड़ी तो हमारे पास में नहीं है, परंतु हमारे पास कुछ योजनाएं बचे हैं जिन पर काम करके हम महंगाई पर काफी हद तक काबू पा लेंगे। अब आप चिंता न करें, थोड़ा सब्र करें। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? तभी से पत्थर तो उछालो यारो। माननीय प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाजी रहने दीजिए, ना आपसे पत्थर उछाला जाना, ना आसमान में छेद होना और ना ही महंगाई पर काबू पाया जाना है। कुछ करके तो दिखाइए। नेता विपक्ष जी, अपने सकारात्मक रखे। प्रधानमंत्री जी हैं तो सब मुमकिन है। जनता ने आपको 70 का 70 उठाया, तब तो आपसे कुछ हुआ नहीं और अब आप चाह रहे हैं एकदम से सब कुछ आए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब युवा सांसद राहुल द्वारा
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, ऑन माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपके माध्यम से विकास मंत्री जी से एक प्रश्न पहुंचाता हूं और मेरा प्रश्न यह है कि हरियाणा समेत कुछ देश के राज्यों में काफी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्कूल में बच्चे कम हैं और अध्यापक ज्यादा, इसलिए स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार एक तरफ तो सबल शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की बात करती है और वही इस तरफ कम बच्चों का बहाना बनाकर स्कूलों को बंद कर रही है। स्कूलों के बंद हो जाने से शिक्षा का स्तर गिरेगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार हजारों करोड़ रुपया सबल शिक्षा के ऊपर खर्च कर देती थी और अब स्कूलों को बंद कराकर इन्होंने हजारों करोड़ों शराब के ठेके करवा दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी ने ऑन इस करो। मुद्दे पर माननीय सदस्य जी ने जिस मुद्दे पर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ प्रदेशों विशेषकर हरियाणा में स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है बल्कि मर्ज किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, एक इलाके में नजदीक से नजदीक प्राइमरी मिडिल स्कूल 9 से 12 तक स्कूल है और उन स्कूलों में बच्चे काफी कम है। ऐसे में उन कम बच्चों के लिए प्राइमरी मिडिल स्कूल 9 से 12 तक के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी उन कक्षा 1 से 12 तक एक ही स्कूल होगा, मुनाफा कम होगा, 2 स्कूलों में आ रहा खर्चा बच जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के मामले में प्रत्येक बच्चा खर्च हरियाणा में सबसे ज्यादा है। खर्च को कम करने के लिए स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि खर्च कम करने के लिए स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ, स्कूलों में टैबलेट बांटने के लिए किसने कहा? खर्च बचा देना। पुराने टेक्नोलॉजी के डिजिटल स्मार्ट बोर्ड बेचने को किसने कहा? टैबलेट वितरण समारोह में प्रत्येक स्कूल पर 1,75,000 खर्चने को किसने कहा? खर्च बचा देना। पिता का दूध सड़ाने को किसने कहा? खर्च बचा देना। कोरोना की आड़ में करोड़ों ऑक्सीमीटर विद्यालयों में भेजने के लिए किसने कहा? खर्च बचा देना। सक्षम अवसर दीक्षा जैसे करोड़ों में खरीदने को किसने कहा? खर्च बचा देना। चिराग उड़ान के पैसे बचा देना। वैसे तो पोल से फिजूल खर्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन हमारी सरकार ऐसे नहीं कर रही है। चलो। माननीय अध्यक्ष जी, इस संसद में हरियाणा प्रदेश से 10 सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं। मैं सदन का ध्यान हरियाणा प्रदेश में लागू किए गए ट्रांसफर पॉलिसी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर अफरा तफरी मचा दी है। स्कूलों में शिक्षा का दान देने वाले शिक्षकों का तबादला उनके घरों से 200 से 300 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। स्कूल में बच्चे हैं, पोस्ट बनती है, मगर पोस्ट को उड़ा दिया जाता है। शिक्षक के गांव में उसके विषय की पोस्ट है, मगर शिक्षक को सैकड़ों किलोमीटर दूर स्कूलों में भेजा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार अपनी अनावश्यक रूप से अपनी ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से शिक्षकों को परेशान कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार को अपनी ट्रांसफर ड्राइव को रद्द कर देना चाहिए और शिक्षकों का तबादला उनके घरों के नजदीक कर देना चाहिए। अब कुमारी नजमा द्वारा विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव रखा जाएगा। कुमारी नजमा। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं घर से सांसद की कार्यवाही में भाग लेने जा रही थी तो महात्मा गांधी चौक पर पुलिस ने मुझे बिना कारण रोके रखा तथा परेशान किया, जबकि उन्हें पता था कि मैं एक संसद सदस्य हूं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने के लिए सरकार को निर्देश दे। आपकी शिकायत विशेष अधिकार हनन समिति को अवश्य कार्यवाही हेतु भेजी जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मंत्रीगण जरूरी कागजात सभा पटल पर रखेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दक्षिण भारत में किसानों की आत्महत्या के संबंध में गठित पंच आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखती हूँ। इकट्ठे चलो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। श्रीमान जी, मैं आपकी अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रिपोर्ट सभा पटल पर रखती हूँ। वापस ले आ। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जम्मू कश्मीर की वार्ता के लिए गठित वार्ता समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूँ।
राज्यसभा से प्राप्त संदेश पढ़ेंगे। ये दे दे। श्रीमती जी, मुझे युवा संसद के राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद के राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन विधेयक 2022 की एक प्रथा सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो कि राज्यसभा द्वारा फरवरी 2022 की हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रूप में विधेयक की एक सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन विधेयक 2022 की एक प्रथा सभा पटल पर रखती हूँ। ऊपर ले चलिए। ऑस्ट्रेलिया से आए सभी युवा सांसद के सदस्यों का मैं इस सदन में स्वागत करती हूँ। मिस पीटरसन संसद के उपाध्यक्ष, मिस लिली अध्यक्ष, मिस नीलोफर सदस्य, मिस जूली सदस्य। मैं सभी ऑस्ट्रेलिया सांसद के सदस्यों का सदन में स्वागत करती हूँ। नेता विपक्ष मुस्कान द्वारा सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बनी यह सरकार विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है, क्योंकि जनता के बीच किए वादे इन्होंने आज तक भी पूरे नहीं किए। जो वादे ने जनता के बीच किए थे, उनमें से एक भी वादा इनके पास पूरा नहीं हुआ। वायदा प्रत्येक नागरिक की जेब में 15 लाख पहुंचाने का था, वायदा हर व्यक्ति को रोजगार देने का था, वायदा भ्रष्टाचार खत्म करने का था, वायदा चीन व पाकिस्तान को सबक सिखाने का था, लेकिन वादा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। यह सरकार विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। इनके अपने सांसद इनसे नाराज हो चुके हैं। अब यह सरकार अल्पमत है। मैं चाहती हूँ कि इस प्रस्ताव पर चर्चा न करके सीधा वोटिंग कराई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, किसी पर इल्जाम लगाना तो बड़ा ही आसान है, परंतु हमारी सरकार तो सत्ता कुछ वर्षों से है, परंतु इनकी सरकार ने तो सत्ता 7 से देश पर राज किया। इनकी सरकार में जो कुछ हुआ वह कोई भूला नहीं है, और जो रह गया है हमारी सरकार ने जो वादा किया वो पूरा कर दिखाया है, और जो रह गया हम भी उसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से है और हमें कोई चिंता नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने हर एक वादा पूरा किया है, चाहे वादा किसानों से हो, चाहे वादा कर्मचारियों से हो या फिर आम जनता से हो, हमने हर एक वादा पूरा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माफ करना मैं बीच में बोल रही हूँ। रक्षा मंत्री जी, कौन सा वादा पूरा किया? अभी आपने कहा किसानों से वादा पूरा किया। किसानों से जो वादा आपके प्रधानमंत्री ने किया, वो आपके प्रधानमंत्री ने कहाँ पूरा किया? माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित साथी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये बार बार कह रही हैं आपके प्रधानमंत्री। अरे बहन जी, क्या यह आपके प्रधानमंत्री नहीं, ये तो 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और आप कह रही हैं आपके प्रधानमंत्री। जरा संभल कर बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, बेचैनी की भी कोई याद होती है? विपक्षी सांसदों ने सारी यादें काटी थी। ये बार बार बोले जा रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री। मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भारतवासी किसका होना यार, ये किसका होना रहेगा? नागरिक नहीं है, ये भारत देश में नहीं रहते, क्या वो इनके प्रधानमंत्री नहीं है? अरे बहनों, देश की 135 करोड़ जनसंख्या के द्वारा प्रधानमंत्री को बनाया गया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो आप बार बार बोले जा रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये लोग प्रधानमंत्री खेल खेलने लगे। असली मुद्दे से ये लोग भटका रहे हैं। मुद्दा वादों को पूरा करने का था और इन्होंने तो बात ही पलट दी। आप ये बताएंगी आपकी सरकार ने बात के लिए किया ही क्या है? बात को घुमाओ मत। आपकी भी कोई हद होती है। अब इनके लिए प्रधानमंत्री जी खेल हो गए। कई वर्षों बाद देश को एक मेहनती और ईमानदार प्रधानमंत्री किसका खड़खड़ा है यार ये? जिनके नेतृत्व में भारत देश विश्व की शक्ति बन गया है, भारत देश विश्व गुरु बन गया है, और उनके शासनकाल में तो भारत देश एक करतार देश बना रह गया था और भारत की गिनती विश्व में कहीं नहीं थी। सत्ता पक्ष वाले फिर से सदन को गुमराह कर रहे हैं। नेता विपक्ष मुस्कुरा रहे, इन लोगों से कुछ बातें पूछी थी, उनका तो इन लोगों
कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा बातें गोलमोल कर रहे हैं। अरे एक बात तो बता दो, आपके राज्य में देश ने कोई तरक्की की है? माननीय अध्यक्ष जी, आज देश की तरक्की की बात भारत का बच्चा बच्चा कर रहा है। आज इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसी पावर और विश्व की महाशक्ति अमेरिका भी हमारा लोहा मान रही है। आज हमारी अर्थव्यवस्था पहले से तो बहुत मजबूत है। आज हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और देश तरक्की कर रहा है। और ये लोग, माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग आज भी पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार ने किया ही क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग ठीक कह रहे हैं। इन्होंने देश में वास्तव में बहुत तरक्की की है। हमारे देश में एक भी चीता नहीं था। इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर 8 चीते मंगवाए और उन चीजों को खाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर बाहर से जिंदा हिरण उनके पास छोड़ दिए गए। और मैं तो यही कहूंगा कि अपनों को मरवाने के लिए बाहर से बुलाए गए। इन दिनों भारत में हजारों गायें लंबी बीमारी के कारण मर रही हैं और यहाँ सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर चीजें मंगवा रही है। हम हिंदू लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, मगर इस सरकार ने गाय को मरने के लिए छोड़ दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अगर यही तरक्की है तो वास्तव में देश ने बहुत तरक्की की है। मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। हमारी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश का बहुत अच्छे से विकास किया है, मगर इन्होंने पिछले 70 साल में भी देश के लिए कुछ नहीं किया था। उल्टा देश को कर्जदार बना देता। बड़े शर्म की बात है। अब ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ले आ रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार ने क्या खाक देश का विकास करवाया है? अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक हमारा देश भूखे देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। यानी आज भी हमारी आधी जनसंख्या रात को भूखे सोती है, मगर इनको शर्म नहीं आती। मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लंबी हो चुकी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप वोटिंग करा दें। यदि आप वोटिंग नहीं कराते तो हम सदन से वॉकआउट करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। आप वोटिंग क्यों नहीं करवा रहे? हम वोटिंग कराए हम कब से बोल रहे हैं कि सब हमारी वोटिंग कराई जाए, लेकिन आप सत्ता पक्ष का ही पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं करा रहे हैं। हम सदन से वॉकआउट करेंगे। कृपया बैठ जाइए, हम वोटिंग करवा रहे हैं। कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, हम वोटिंग करवा रहे हैं। चलो बेटे, तो हाँ वोटिंग करो। बैठने दो, बैठने दो। चलो। अब जो इस अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में है वो हाँ कहेंगे। अब जो इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है वो ना कहेंगे। ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है। अतः इस प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। अब विधायी कार्य आरंभ होता है। माननीय रक्षा मंत्री तमन्ना। प्रथम पक्ष। सदन में जनप्रतिनिधि एवं जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम 2022 की पुनर्स्थापना करेंगी। माननीय रक्षा मंत्री तमन्ना। श्रीमान जी, मैं जनप्रतिनिधि एवं जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम 2022 पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। चलो, अब प्रश्न ये है। अब प्रश्न ये है, जनप्रतिनिधि एवं जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम 2022 की जो वोटिंग करवाई जाती है या ना करवाई जाती है। अब जो इस अविश्वास विधायी के पक्ष में है वो हाँ कहेंगे। जो इसके विपक्ष में है वो ना कहेंगे। मैं समझती हूँ कि हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक को सदन में रख रही हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वह दिन अब दूर नहीं जब हम जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देंगे। जनसंख्या बढ़ने के कारण आम आदमी की कीमत, माननीय अध्यक्ष जी, आम आदमी के जीवन की कीमत कम हो गई है। कुछ रुपयों के लिए राह चलते व्यक्तियों को मार दिया जाता है, भाई भाई को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इस विधेयक की
बच्चे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अतः यह विधेयक पास किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जनप्रतिनिधि एवं जनसंख्या नियंत्रण संबंधी दूसरे वाचन को आरंभ किया जाए। चल। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। क्या इतने बड़े आबादी के देश में कुछ लाख लोगों के लिए कानून बनाने से जनसंख्या रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। सरकार को इस बारे में कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सरकार को तो इस बारे में अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए और अच्छे रोजगार का प्रबंध करना चाहिए। हाँ जी, चलिए। अनुमति दी जाती है। महोदय, इस अधिनियम के आड़ में सरकार कुछ विशेष लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखना चाहती है। यह विधेयक ईमानदारी से जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास नहीं है। यह तो मुट्ठी भर लोगों को प्रभावित करने वाला कानून होगा अगर यह पास हुआ तो। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे पक्षी साथी का ऐसा सोचना वाजिब नहीं है। मैं अपने साथी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हर व्यक्ति पर यह नियम समान रूप से लागू नहीं होगा? जो भी चुनाव लड़ेगा उसी पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी दल से संबंध क्यों न रखता हो। अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो इसके लिए बेहतर प्रबंधन की। सरकार को जनसंख्या के हर वर्ग की जरूरतें पूरा करने के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए, अच्छी योजना बनानी चाहिए। फिर कोई झगड़ा नहीं बचता, चाहे कोई कितने बच्चे पैदा क्यों न करे। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ नहीं आता कि कोई दल इस विधेयक का सैद्धांतिक रूप से विरोध क्यों कर रहा है। यह विधेयक तो सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से पास होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए यह विधेयक मात्र छलावा है। मात्र विधेयक और सांसद बनने के लिए 2 बच्चों की शर्त लगाना बेईमानी है। अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण करना ही चाहती है तो प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी और सरकारी ठेकेदारों को, और मैं तो यही कहूंगा कि हर नागरिक को प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि वह ज्यादा बच्चे पैदा ना करे। मगर यह सरकार डरती है कि कहीं इनकी वोट न टूट जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर यह विधेयक केवल कुछ लोगों तक सीमित है तो यह विशेष वर्ग को प्रभावित करता है। यह वर्ग देश के नेताओं का है। नेता आदर्श होता है। अगर वह यहाँ पर रह रहा है तो नेता आदर्श होता है। अतः थोड़े लोगों को प्रभावित करने वाला यह कानून निश्चित प्रभाव वाला सिद्ध हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपका नेता आदर्श नहीं रहा। इनके कुछ साथी सरकार में भी शामिल है, लेकिन उन पर भी हत्या, बलात्कार, अपहरण तथा सरकारी पद के दुरुपयोग के अभियोग चल रहे हैं। अपना आदर्श मान सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। इन्हीं नेताओं में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके 9-10 बच्चे हैं। महोदय, बिल्ली 900 चूहे खा के हज पर चली। अध्यक्ष महोदय, विपक्षी साथी बौखला गए हैं। जब से इन लोगों के हाथों से सत्ता गई है, ये लोग बेचैन हैं। यह तो वही बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खुद इनके बड़े नेताओं पर मामला दर्ज है और यहाँ देश के सामने दूध के धुले हुए बन रहे हैं। इन लोगों को इस तरह का आरोप लगाते वक्त एक बार खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। महोदय, आज इस विधेयक की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना देश में लोगों की गिनती करनी भी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रहेगी। अब सही समय है जब इस तरह का नियम लागू हो। चलिए। Speaker sir, this resolution does not apply universally. Hence, I being oppose this proposed bill. परिषदस्य महोदय एषां प्रस्तावं समानुपेण न संभावित है। वर्गभेदस्य दृष्ट्वा अहमस्य प्रस्तावं विरोधं करोमि। अब तृतीय वाचन आरंभ होता है। माननीय सभासदों, अब जो इस बिल के पक्ष में है वो हाथ खड़े करके हाँ कहेंगे। अब जो इस बिल के विपक्ष में है वो हाथ खड़े करके ना कहेंगे। हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः यह बिल सदन में पास किया जाता है।